अच्छा, हम लास्ट टाइम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सेक्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट हो गया था। और उसमें आपके पास काफ़ी क्वेश्चन जो रिपीटेड थे उनका भी आपको आइडिया हो गया। और सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आपने देख लिए थे वहाँ पे। ठीक है, तो सारी पीडीएफ फाइल्स आपके पास हैं। एक बार आप उसे खुद भी गो थ्रू करोगे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें कोई सेपरेट दोबारा से पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उसमें ये है कि मार्किंग कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक में मोस्टली रिपीटेड है, तो वो आप देख लेना। और दूसरी चीज ये कि मोमेंटम का टॉपिक जो है वो 5054 ओ लेवल्स में जो है वो इंक्लूड हुआ है, और आईजीसीएससी में वो पहले से ही था। और उसके क्वेश्चंस नहीं किए हमने, उसका टॉपिक इंक्लूड नहीं किया हमने एमसीक्यू सेक्शन में। तो आज इसको डिस्कस कर लेते पहले, फिर हम न्यूक्लियर स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, बेसिकली मोमेंटम में हमारे पास कुछ इतना ज़्यादा भी खास नहीं है, और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। बेसिक अगर मोमेंटम की बात करें हम, ठीक है, तो बेसिकली हम मोमेंटम की जब बात करते हैं तो हम उसमें क्वांटिटी ऑफ अ मोशन बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। अगर हम इसको साइंटिफिकली डिफाइन करें तो ये आपको क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी बताएगी। क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी। ठीक है, मतलब अगर आप एक कॉन्सेप्चुअल उसमें देखो तो आपके पास जब भी कोई बॉडी मूव करती है, और नॉर्मली आपने देखा ही होगा और स्पोर्ट्स वगैरह में सुना होगा कमेंट्री में कि वहां पर वो मोमेंटम का वर्ड यूज करते हैं। तो मोमेंटम का वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई बॉडी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। फिर अगर फुटबॉल की एग्जांपल लो तो वहाँ पे प्लेयर अगर वहाँ पे रनिंग कर रहा है या बॉल की स्पीड की बात करें, तो मास और वेलोसिटी का बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम है। तो अगर आप क्वांटिटी ऑफ अ मोशन से इसको डिफाइन नहीं कर रहे तो आप सेकंड वर्ड्स में इसको आप प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से मोमेंटम का वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं क्योंकि वो कंबाइन आपके पास एक मोशन की स्टेट को डिफाइन करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, इसके लिए भी सिंबल जो है वो पी का सिंबल यूज होता है, एम का सिंबल यूज नहीं होगा मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पास P इक्वल्स टू एम वी। वैसे पावर के लिए भी हम P यूज करते हैं, वहां पे नॉर्मली हम कैपिटल, फिर प्रेशर भी है उसमें भी P। लेकिन जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन गिवन होगा तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन प्रेशर का है, कौन सा मोमेंटम का है, और कौन सा पावर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। तो मोमेंटम के लिए भी हम P का सिंबल यूज करेंगे, और मास और वेलोसिटी के अपने ओरिजिनल सिंबल्स होंगे। ठीक है, और बाकी इसमें ये है कि अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करो तो इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए। अगर आप क्वांटिटी वाइज भी इसको कंपेयर करते हो तो मास के लिए केजी, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट होगा सिंपल, जो हम इसके फॉर्मूला से भी आइडिया ले सकते हैं। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हम यहाँ पर मोशन की बात कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो बॉडी रेस्ट स्टेट में होगी, अगर कोई हम रेस्ट स्टेट की बात करें तो रेस्ट स्टेट का मतलब होगा जीरो मोमेंटम, मतलब वहां पर कोई मोमेंटम नहीं होगा। ये सिर्फ आपके पास मोशन स्टेट पर अप्लाई होती है कंडीशन, रेस्ट स्टेट पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि रेस्ट स्टेट में मोमेंटम के लिए हम कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज ये आती है, एक प्रॉब्लम ये आता है कि वैसे तो मोमेंटम दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि मास और वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें दो तीन चीजें एडिशनल हैं। और वो एडिशनल इस तरह से है कि सबसे पहले अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की अगर आप बात करते हो तो वेलोसिटी जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम में जो है वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है स्पेसिफिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम में भी आपके पास डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। ठीक है, मतलब अगर लेट सपोज हम बात कर रहे हैं एक फुटबॉल की, अगर एग्जांपल ले लो,
तो फुटबॉल अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद वो किसी पोल को स्ट्राइक करके रिबाउंड हो जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले भी बॉल में मूवमेंट थी, लेकिन वो स्ट्राइक होने के बाद जब बैकवर्ड वापस आई तो आपके पास क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो वेक्टर इन अ सेंस हम इस तरह से लेंगे इसे कि लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल इस तरह से है। हम एक वॉल की एग्जांपल ले रहे हैं, और अगर बॉल आकर स्ट्राइक करती है वॉल को, ठीक है, अब बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब उसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो रिबाउंड होगी, रिबाउंड होने के बाद जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और मास तो खैर सेम रहेगा, और वेलोसिटी में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अभी इसके लिए भी एक लॉ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आपके पास लिंक होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पहले वाली कंडीशन की एग्जांपल लो, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये हुआ कि बॉल जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रही थी, ठीक है, तो हम सिंपल जो है वो P इक्वल्स टू एम वी से इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे जब ये बॉल को हिट करने जा रही थी, और जब ये हिट करके वापस आई, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पहले वाली मोशन जो इसकी ओरिजिनल थी उसके ऑपोजिट है। स्पीड भले सेम हो, मास भले सेम हो, अभी हम स्पीड और मास का डिफरेंस नहीं देख रहे। लेट सपोज इनिशियली ये मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकंड से, और बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड हुई है, और मास तो आपको पता सेम ही रहेगा। तो मास और वेलोसिटी के चेंज की अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका जो मोमेंटम होगा यहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, और कोई क्वांटिटी की वजह से नहीं आ रहा, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, वो क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा कि कहाँ पर डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लेनी है, कहाँ पर नेगेटिव लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि अब इसमें फॉरवर्ड वाली पॉजिटिव थी तो हमेशा फॉरवर्ड पॉजिटिव हो, आपने फर्स्ट मूवमेंट जो कंसिडर की है, ठीक है, अब हो सकता है मेरी फर्स्ट मूवमेंट लेफ्ट पर हो, वॉल मेरी लेफ्ट पर हो, ठीक है, तो फर्स्ट मूवमेंट लेफ्ट पर थी, जब रिबाउंड होगा तो रिबाउंड होने के बाद वो राइट पर जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन लोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है आप वहाँ नेगेटिव साइन लगाओगे, जिस तरह हम हुक्स लॉ में लगाते हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, क्योंकि उसमें हमें पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मोमेंटम भी पॉजिटिव नेगेटिव में शिफ्ट होगा, इन द सेंस कि डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है, ठीक है। और इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज आपको डिफरेंट मिलेंगे जिसमें बहुत एक से या दो क्वेश्चंस मैक्सिमम दो होंगे, इससे ज्यादा एक क्वेश्चन तो वरना मिनिमम होगा आपके पास इस टॉपिक का, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखें कि मोमेंटम आपके पास, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो चेंज कब होगा, तो इसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। मोमेंटम आपके पास चेंज तब होगा जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेट करने का मतलब ये क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी इंक्लूड है, मास है, तो जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो हम तब भी मोमेंटम का वर्ड यूज करते हैं क्योंकि हमें स्पीड चेंज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो स्पीड जब चेंज हो रही है तो हम वहाँ पे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उस वक्त हम ये लिख सकते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट, सॉरी, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेट दो तरह से होता है, आपको पता है, पॉजिटिव भी होता है यानी स्पीड इंक्रीज हो रही हो, नेगेटिव भी होता है जब स्पीड डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। तो दोनों तरह के रेफरेंसेस हम इसमें यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी, यानी स्पीड अप, और स्पीड अगर डिक्रीज हो रही हो यानी डेसेलरेशन हो रही हो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे पास मोमेंटम में ही आएगा, बस चेंज दिखना चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि रेस्ट में तो कोई मोमेंटम नहीं होगा, तो कांस्टेंट वाले में मोमेंटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर आपके पास मैग्नीट्यूड में आप चेंज नहीं ला रहे तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तब भी मोमेंटम आपके पास चेंज हो जाएगा,
क्योंकि डायरेक्शन अभी हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट था। तो डायरेक्शन आप चेंज कर लो, उसको भी हम काउंट कर लेंगे। और तीसरी बात ये, वैसे तो मास अगर इंडिविजुअल हम बात करें तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अभी इसमें हम केस डिस्कस करेंगे जिसमें दो बॉडीज कोलाइड करने के बाद जो है वो रिपेल होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रिबाउंड करती हैं। तो अगर मास में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो वो दो बॉडीज का अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास कुछ चेंज आ जाए। क्योंकि नॉर्मली ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है मास की, लेकिन अगर हम इसके फॉर्मूला को देखें तो हमें दो ही फैक्टर नजर आ रहे हैं, मास और वेलोसिटी। ठीक है, और कोई भी वो नहीं है। अच्छा, अब जो दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट था ना, कि अगर लेट सपोज हम एग्जांपल लें कि आप एक, वो वीडियो भी शायद देखी हो आपने, कि टेनिस बॉल को जो है वो फुटबॉल के ऊपर दोनों को रेस्ट में रख के अगर ड्रॉप किया जाए, तो जब वो ग्राउंड को हिट करती है तो टेनिस बॉल की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक बाउंस बैक करती है। लेकिन फुटबॉल इतना बाउंस बैक नहीं कर पाती। अब उसमें क्या लॉजिक होती है आपके पास, वो लॉजिक इस तरह से, बेसिकली उसके लिए पूरा आपके पास एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इसमें आपके पास बेसिकली हम दो कंडीशन डिस्कस करते हैं, एक बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन। जिस तरह अभी हमने बॉल के साथ एग्जांपल दी कि बॉल अगर कोलाइड करती है तो कोलाइड करने के बाद जो है वो जब बाउंस बैक होगी, तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या होगा। तो उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से आपके पास मोमेंटम के लिए भी लॉ है। अच्छा, उसकी स्टेटमेंट ये है बेसिकली, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें जो स्टार्ट में ही है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, एक्सटर्नल कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो विदाउट किसी एक्सटर्नल आपके पास इंटरफेरेंस के पूरा आपके पास प्रोसेस होना चाहिए, तब आपके पास ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो लेट सपोज, नॉर्मली ये होता है कि अभी जिस तरह बॉल और टेनिस बॉल की, फुटबॉल की एग्जांपल ली, तो उसमें सिंपली हम ये कर सकते हैं कि दो बॉडीज है, दोनों के आपके पास ओरिजिनल अपने मासेस होंगे। ठीक है, लेट सपोज अगर हम दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें, तो एक ऑब्जेक्ट का मास लेट सपोज m1, जो कि लेट सपोज हमारे पास टेनिस बॉल है, और एक हम फुटबॉल कंसिडर कर लेते हैं, इसका मास होगा m2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल, अब हमें दो वेलोसिटीज चाहिए और ऑब्जेक्ट भी दो हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो मास होता है इसका, मास m1 आ गया, और इनिशियल जो स्पीड होगी हमारी यहाँ पर, तो इनिशियल स्पीड के लिए हम u1 लिख लेते हैं और सेकंड बॉडी के लिए u2। तो ये इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फाइनल के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल के लिए हम v का लेटर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें आपके पास चार वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बन रहे हैं बेसिकली अगर हम देखें तो, इसलिए हम यू इनिशियल के लिए यूज कर लेते हैं और फाइनल के लिए। ठीक है, और m1 m2 अगर नहीं भी लिखते तो कुछ लोग स्मॉल m कैपिटल M लिख लेते हैं, जो बॉडी हैवी लग रही है उसको कैपिटल M, वरना दोनों में से मर्जी है, लेकिन m1 m2 थोड़ा इजी रहता है कि आप उसको
आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। तो इसमें ये होगा कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, अब जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट हैवी है उसकी स्पीड का चेंज डिफरेंट होगा, जो ऑब्जेक्ट लाइट है उसका चेंज डिफरेंट होगा। स्नूकर में आपने देखा है कि आप व्हाइट बॉल को जब हिट करते हो तो व्हाइट बॉल जाकर जब किसी कलर बॉल को स्ट्राइक करती है तो कलर बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इनिशियली वो रेस्ट में थी लेकिन अब वो आपके पास मोशन में आ गई, और जो व्हाइट बॉल होती है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम व्हाइट बॉल का था इनिशियली, तो आप कहोगे कि उसका मोमेंटम तो डिक्रीज हो गया। बेसिकली उसने क्या किया, उसने अपना मोमेंटम दूसरी बॉल बॉल को जो है वो शिफ्ट कर दिया। ठीक है। और उस बॉल की जो वेलोसिटी पहले थी वो जीरो थी और बाद में वो किसी स्पीड से मूव करने लग गई। तो इस चीज को हम फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में रखते हैं। और हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स और बाकी सारी रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी हमारी थर्मल में वेस्ट हो जाती है, वरना जो हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वो कंजर्व रहे। तो बेसिकली आप लॉ जब लिखते हो तो बिफोर कोलिजन में m1u1 यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है। तो ये पहला वाला जो केस है ये बिफोर कोलिजन का है, और बाद वाला जो केस है वो हमारा फाइनल का है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी क्वेश्चंस देखेंगे वहां पे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इम्पल्स का। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्मूला आपको मिल गया है और इससे रिलेटेड आपने कैलकुलेशन करनी होती है सिंपल। ठीक है। वो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। बस एक लास्ट इसमें एक टॉपिक है और वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वो टॉपिक है आपके पास इम्पल्स का। अच्छा, नॉर्मली इम्पल्स ये होता है कि आपके पास जब किसी भी हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें या किसी भी अनबैलेंस फोर्स की बात करें, तो जब भी वो किसी बॉडी पर एक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कि मोमेंटम आपके पास चेंज होगा। ठीक है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज, और फुटबॉल की एग्जांपल ले लो, और रेस्ट में थी, आपने उसको किक किया तो जाहिर सी बात है एक अनबैलेंस फोर्स ने आके उसको हिट किया है, तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने जब उसे हिट किया तो जो आपका कांटेक्ट टाइम था उस ऑब्जेक्ट के साथ वो बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है। नॉर्मली हम उसकी बात नहीं कर रहे होते, अभी हमने जितना भी डिस्कस किया हमने टाइम को इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है। तो बेसिकली जब हम इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स आपके पास सिंपल सी एक क्वांटिटी है जिसमें आप ये डिफाइन करते हो कि फोर्स इनटू टाइम। ठीक है। मतलब आपके पास जितने टाइम में वो फोर्स एक्ट कर रही है, अब हम किक करते हैं नॉर्मली, और आपने देखा भी होगा जिस तरह से क्रिकेट में भी होता है, फुटबॉल में भी, डिफरेंट गेम्स में होता है कि वो एक्शन रिप्ले में कभी कभार वो रिएक्शन टाइम शो कर रहे होते हैं, तो रिएक्शन टाइम 0.3 सेकेंड्स, 0.01 सेकेंड, इस तरह से जो रिएक्शन टाइम्स होते हैं, तो उस टाइम पे वो फोर्स अप्लाई होती है बेसिकली, क्योंकि फोर्स इतने ज्यादा टाइम के लिए वहां अप्लाई नहीं होती। ठीक है। आप बेसबॉल की एग्जांपल लो, आप फुटबॉल की एग्जांपल लो, आप क्रिकेट की एग्जांपल लो, तो बॉल जब बैट को हिट करती है या बॉल जो है वो फुट को हिट करती है, ठीक है, तो उस कोलिजन में आपके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, रिएक्शन टाइम और कांटेक्ट टाइम इतना ज्यादा नहीं होता। तो उस बेसिकली उस पर्टिकुलर केस को हम इम्पल्स में कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो आपके पास जब भी इम्पल्स की बात हो तो इम्पल्स का मतलब ये होता है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, और जिस जिस टाइम पीरियड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस टाइम पीरियड में वो आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है वहां पर, तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास इम्पल्स का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। और अगर आपके पास इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हो आप यहाँ पर, तो बेसिकली एक और डेफिनेशन भी आपके पास बनती है यहाँ पर। और वो डेफिनेशन इस तरह से बनती है कि अगर हम फोर्स की एक सेकंड डेफिनेशन की बात करें, तो फोर्स की एक सेकंड डेफिनेशन इस तरह से भी बनती है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरह से, अगर आप पी को एक्सटेंड करो, तो पी अभी हमने ऊपर लिखा कि मास इनटू वेलोसिटी होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें से हम वेलोसिटी और टाइम को अगर कंबाइन कर लें तो वेलोसिटी ओवर टाइम बनता है एक्सेलरेशन।
यानी ma। तो एक ये रिलेशन भी बनता है फोर्स और मोमेंटम का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आपके पास फोर्स को डिफाइन करती है। ठीक है। और अब आप इसमें देखो कि अगर टी को हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इम्पल्स बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्स जो है वो बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम को शो करता है, जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम दूसरे वर्ड्स में इम्पल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स आपके पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये हुआ आपके पास कि जो इम्पल्स था हमारा एफ इंटू डेल्टा टी, वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा पी के। और मोमेंटम में चेंज किस तरह से आ रहा है? मोमेंटम के चेंज का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो उसकी फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंटम पूरा, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी से उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है। और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन नहीं है मोमेंटम में? ठीक है। ये आपके पास हो गया मोमेंटम का टॉपिक, और ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। इसके क्वेश्चंस भी हैं कुछ, और बाकी फिर ये है कि जब हम ईयरली करेंगे बेसिकली आपको आईजीसीएससी में मिल जाएंगे इसके क्वेश्चंस। तो मोस्टली रिपीट होते हैं वहां पर भी, कॉन्सेप्ट्स यही तीन चार हैं, बस रिपीटेशंस होती रहेंगी इन कॉन्सेप्ट्स की। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कहाँ नहीं। अब इसमें जिस तरह क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन में विच इक्वेशन फॉर इम्पल्स इज करेक्ट? इम्पल्स के लिए सर आप ए। ए। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड बेसिकली हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन थी। फर्स्ट आपके पास मोमेंटम ये था कि बेसिकली मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। और सिंपल हमने ये डिस्कस किया था कि मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास मोमेंटम की क्वांटिटी होगी। उसके बाद हमने उसका एसआई यूनिट लिखा, मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। और दूसरी बात ये कि हम क्योंकि यहाँ पे मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो मोमेंटम आपके पास रेस्ट स्टेट में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरी बात ये थी कि हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी में क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास एक एग्जाम्पल बनी हुई है राइट हैंड साइड पर, तो इस एग्जाम्पल में ये शो किया कि मोमेंटम आपके पास डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है इनिशियली तो पॉजिटिव, और बैकवर्ड आ रहा है तो उसमें फिर हम नेगेटिव साइन भी इन्वॉल्व कर लेते हैं फॉर डायरेक्शन की वजह से। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था, बाकी तो फिर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ज्वाइन कर लिया था। अच्छा देखो। सर जो दो इक्वेशंस हैं फोर्स, जो फोर्स के दो इक्वेशंस हैं वो यही। उसके अंदर हम अगर सब्जेक्ट चेंज करके वो सब्स्टिट्यूट करें तो उस तरह भी हो सकता है, इस तरह एम हाँ इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। बिल्कुल। असल में जो मैथ्स मतलब कर रहा होता है ना, तो मैथ्स वालों को तो आइडिया होता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ बायो कर रहा हो तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम होती है कि कैसे ड्राइव कर लिया। तो आप पर है, वो खुद भी आप ड्राइव कर सकते हो, इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इम्पल्स में ये है कि आपके पास एक हमने इस तरह से फॉर्म देखी कि इम्पल्स है आपके पास फोर्स इनटू टाइम, और उसके बाद चेंज इन मोमेंटम भी उस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ए ऑप्शन सिंपल सा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है। तो यहाँ तो कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स के ही हैं, कुछ अभी से उसमें से एक्सट्रैक्ट किए थे जो डिफरेंट डिफरेंट थे, और बाकी फिर ईयरली में हम देखते रहेंगे, क्योंकि एक या दो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और हो सकता है ना भी आए।
लेकिन एक तो होगा लाजमी। और उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, सेकंड वाला। उसमें लिखा हुआ है बॉल ऑफ मास 0.1 kg। ठीक है, एक सबसे पहली चीज हमारे पास आ गई, बॉल ऑफ मास 1 kg, 0.16 kg। इसको अभी हम m1 कंसिडर कर लेते हैं। इज मूविंग फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड। इसे हम u1 कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें u1, u2, v1, v2 किसी को भी कंसिडर कर लो, बस मिक्सअप नहीं करना। जिसके लिए आपने 1 लिखा है उसको इनिशियल और फाइनल दोनों में नंबर 1 पे ही रखना है। ऐसा नहीं करना इनिशियल में 1 पे रखा और फाइनल पे 2 कर दिया, फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। जिस तरह अभी हमारे पास बॉल की बात हो रही है, तो बॉल के लिए मास 1 लिखा और उसी की इनिशियल स्पीड को 1 लिखा है। अब जब वो इसी बॉल की फाइनल बात करेगा तो हम इसको नंबर 1 पे ही लिखेंगे। अब उन्होंने लिखा है सेकंड बॉल ऑफ मास 0.10 kg। ठीक है, अब सेकंड बॉल है, इसके लिए चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास हो गया m2। यहाँ से सेकंड बॉल की बात हो रही है। अच्छा, वो स्टेशनरी है। अच्छा, स्टेशनरी में आपको ये हिंट मिल रही है कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। ठीक है, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, जिस तरह स्नूकर की एग्जाम्पल है उस तरह से आप कंसिडर कर लो। और उसके बाद ये कि द फर्स्ट बॉल स्ट्राइक्स द सेकंड बॉल। ठीक है, यहाँ पर कोलिजन हो गया, सिंपल। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होना है। द सेकंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये स्पीड जो है वो सेकंड बॉल की है, क्योंकि इसमें नंबर्स में मिक्सअप होता है। तो ये v2 है बेसिकली। ठीक है, अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। तो अब दोबारा हम v1 पर आ गए। तो v1 आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, इक्वेशन बहुत सिंपल सी थी। इक्वेशन आपकी थी m1u1 प्लस m2u2। सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, और बस आपने सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है। बस प्रॉब्लम यही आती है कि कभी कभार 1 और 2 को हम मिक्सअप कर देते हैं बॉल्स की, मतलब जो, या जो भी ऑब्जेक्ट उन्होंने दिया होता है आपको, आप उनकी क्वांटिटीज को मिक्सअप कर लेते हो तो आंसर पे गलत आता है। जिस तरह v1 जहाँ आना था आपने वहाँ v2 कर दिया बाय मिस्टेक, और v2 को v1 कर दिया, तो आपके पास आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास दोनों के डिफरेंट है। तो कैलकुलेशन आप कर लो, मैं एक बार वैल्यूज भी लिख देता हूँ ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। अब m1 हमारे पास था 0.16, और u1 था 0.50, प्लस m2 0.10, और u2 हमारे पास 0 था। ठीक है, ये हो गया बिफोर कोलिजन वाला केस यहाँ तक। अब हम लिखते हैं आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन नीचे लिख रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम। तो m1 अगेन सेम 0.16, और v1 हमें फाइंड आउट करना है, प्लस m2 0.10, और फाइनल वेलोसिटी 0.50 गिवन है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 0.16 को 0.50 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो 0 हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बी आंसर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.08 इक्वल्स टू 0.16 v1 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.50, 0.05। तो 0.05 वहां जाकर माइनस होगा तो 0.03, और डिवाइड कर देंगे 0.16 से। 0.1875 आता है, तो डी आते थे बिल्कुल। राउंड ऑफ होके। अच्छा, ये शायद स्पेसिमेन में भी सॉल्व किया था, इसके आंसर से मुझे याद आ रहा है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 0.187 है, आप राउंड ऑफ करोगे 0.19, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन भी अब आपके सामने, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो समझ ना आया हो। ठीक है, जो कर चुका है क्वेश्चन 2 वो 3 में भी एक बार देख लेते हैं, अगर सेम वही कॉन्सेप्ट हुआ तो हम उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया कि कैसे करना है आपने। एक आंसर भी आ गया 3 का।
अच्छा, बेसिकली यहाँ पर ये है कि आपके पास दोबारा से एक ट्रॉली का मास गिवन है, और ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी u1 कोलाइड्स विद अ ट्रॉली ऑफ मास। अब कोलिजन हो गया तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2 इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, डायग्राम में भी नजर आ रहा है, इसी तरह मूव कर रहे थे, इसी तरह कोलिजन कर लिया। आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द 4 kg ट्रॉली, यानी जो m1 था उसकी जो स्पीड थी वो डिक्रीज होकर 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब है आपको v1 की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है। और आपके पास डायग्राम में भी मेंशन है, वैसे अगर आप ऊपर से नहीं भी पढ़ते वैल्यूज, तो अगर आपको केस समझ आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम का है, तो बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे वैल्यूज क्या गिवन है। ठीक है। तो वैल्यूज बहुत सिंपल सी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, बी आंसर आ रहा है। m1 ये रहा, m2 ये रहा। ठीक है। ये u1 और ये u2, ये वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। और फिर m1 m2 तो सेम रहेगा, ये v1 और आपने v2 फाइंड आउट करना है बेसिकली। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2 kg ट्रॉली आफ्टर द कोलिजन। ठीक है। तो आफ्टर द कोलिजन आपने फाइंड करना है, वही सेम फॉर्मूला है, बस इस बार हमें v1 नहीं v2 फाइंड आउट करना होगा। सेम कैलकुलेशन है, आंसर आप लोग बता रहे हो बी आ रहा है। ठीक है। और बाकी लोग भी अपने पास चेक कर लेना, उनका भी आंसर बी ही आना चाहिए। बी ही इसका आंसर है आपके पास। ठीक है। तो देखो, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस ना इसी तरह के रिपीट होते हैं, बस एग्जांपल्स चेंज हो जाती हैं। या तो वो थ्योरेटिकल दे देगा कोई कि यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगा, या कॉन्सेप्चुअल इम्पल्स पूछ लेगा आपसे, वरना क्या होगा कि वो आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम के क्वेश्चंस पूछ लेगा। अब जैसे दोबारा से 4 वाले में वही क्वेश्चन है। A force acts on a body of mass m for a time t. During this time, the velocity of the body increases from u to v. Which equation relates f m t u and v? मतलब इक्वेशन सर वही डेरिवेशन की जो मैंने बात पूछी थी वही आ गया। है। ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास सेम। तो आंसर आपके पास इसमें क्या होगा, सी या डी? सी। सी। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इम्पल्स की बात आ गई, एफ इंटू टी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स के भी इक्वल होता है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये वाला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे। और अगर आप उसको राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करोगे तो वो मोमेंटम बनता है। तो आप दोनों को इस तरह भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और स्पीड का आपको पता है फाइनल में से, इनिशियल को हम फाइनल में से माइनस करते हैं। अच्छा, 5 वाला देखो, 5 वाले में जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट दिया है इन्होंने, इस बार दो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए। नॉर्मली वो हमें दो ऑब्जेक्ट्स दे रहे थे। आप कंफ्यूजन बता दो किस स्टेप में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंफ्यूजन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, बेसिकली अभी हमने इम्पल्स के बारे में लिखा कि इम्पल्स आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी है। ठीक है। अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बात करो तो बेसिकली मोमेंटम की खुद की डेफिनेशन क्या थी, मास इनटू वेलोसिटी। और जब हमने चेंज इन मोमेंटम की बात की, तो यहाँ पर हमने चेंज इन मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिखी है जिसमें हम इनिशियल और फाइनल को कंपेयर कर रहे हैं। तो डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम जिसमें फाइनल माइनस इनिशियल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब ये हुआ कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अब ये तीनों बातें एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही है। आप एफ टी को डेल्टा पी के इक्वल भी लिख सकते हो, और डेल्टा पी एम वी माइनस एम यू के इक्वल है। तो ये तीनों चीजें आपके पास इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब जो इक्वेशन की बात है, अब उन्होंने इक्वेशन आपको अपनी मर्जी से दी है कि बस वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि इसको स्किप कर दिया बीच में से, डेल्टा पी को मिस कर दिया। ठीक है। तो डेल्टा पी मिस करने का मतलब ये हुआ कि उसकी इक्वेशन तो आपके पास अभी भी है, और इसमें से अगर आप मास को कॉमन लेते हो तो एफ टी का मतलब वो है इम्पल्स, और मास अगर आप कॉमन ले लो तो वी माइनस यू। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से। अच्छा 5 वाला सॉल्व करके बताओ 5 का आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है सिंपल। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम उस तरह से अप्लाई कर सको जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। इसमें सिंपल सी एक बॉल है जो फॉरवर्ड मूव कर रही थी 3 मीटर पर सेकंड से, बैकवर्ड आई 1 मीटर पर सेकंड से। इम्पल्स पूछ रहा है वो आपसे कि इम्पल्स कितना होगा। बी। ठीक है। अच्छा मोस्टली का आंसर बी होगा इसमें, ठीक है। लेकिन मैं इसमें आपको चलो आंसर बता देता हूँ पहले, फिर सोचना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। अब इसमें देखो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि इसमें कॉन्सेप्ट यूज क्या हुआ है कि आंसर बी क्यों नहीं है। बी आप लोगों ने ऐसे किया होगा कि 3 - 1 कर दिया और m इंटू वी कर दिया, तो आंसर आपके पास 2 × 2 4 आ जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आपके पास डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली जो एग्जांपल थी बेसिकली, अब ये वाली एग्जांपल का उन्होंने क्वेश्चन दिया आपको, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी लिंक करनी है। अब डायरेक्शन लिंक करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जब यहाँ पे इम्पल्स आप अप्लाई करोगे, तो इम्पल्स का मतलब m इंटू, अभी हमने ऊपर ही लिखा है, v - u होता है, ठीक है। अब देखो v - u आप बोलोगे क्या आंसर फिर भी वही आएगा, 3 - 1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या है कि जब आप फाइनल वेलोसिटी की बात करो तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर इसकी जब वो माइनस माइनस प्लस। बिल्कुल, और इनिशियल u है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये हुआ कि v1 यानी v की डायरेक्शन माइनस हो गई, ठीक है। अब आप किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, नेगेटिव डायरेक्शन में लिंक होगा हमारे पास। तो हम चाहो आप उसको भी ऐसे भी लिख सकते हो कि फाइनल को आपने नेगेटिव में ले लिया और फॉरवर्ड वाली को पॉजिटिव ले लिया। माइनस साइन हमने यहाँ पे वैसे भी आंसर में इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमें पता है वो डायरेक्शन की वजह से। तो इसलिए आपके पास आंसर यहाँ पर 8 आएगा, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए, ठीक है। 8 इसका आंसर है।